रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 18 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 19 है। तो आज डे है, आज डेट है 18 नहीं 19, आज डे 19 है। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण मोहम्मद कुली शाह कुतुब शाह ने करवाया था? किस? गोल गुम्बज, चार मीनार और चौमहल्ला महल और वारंगल किला। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चार मीनार। किसका करवाया था? चार मीनार का। देखिए विश्लेषण, मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के पाँचवें शासक थे। शासक ने हैदराबाद शहर की स्थापना और 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। यह एक स्मारक और मस्जिद है जो हैदराबाद के इतिहास और विरासत का एक पर्याय बन चुका है। यह स्मारक शहर में फैली घातक प्लेग के अंत की याद में बनाया गया था। कितवंदियों के अनुसार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्लेग के अंत के लिए प्रार्थना की और उसी स्थान पर मस्जिद बनवाने का संकल्प किया जहां उन्होंने प्रार्थना की। चार मीनार अपनी वास्तुकला फारसी और भारतीय शैलियों के मिश्रण के लिए एक उल्लेखनीय है। यह संरचना ग्रेनाइट, चूना पत्थर और चूड़ित संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर और चूड़ित संगमरमर से बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से श्वेत प्रकाश कौन सा स्वर्ण प्रिज्म से विचलित नहीं होता है? कौन सा विचलित नहीं होता? नारंगी, हरा, नीला, पीला। सही आंसर हो जाएगा नारंगी विचलित नहीं होता श्वेत प्रकाश से। देखिए श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा उसके घटकों में प्रकाश की प्रकीर्ण की परिघटना को वर्णित प्राकीर्ण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य या रंग के आधार पर विभिन्न कणों पर परिवर्तित या मुड़ता है। यह स्पेक्ट्रम के विभिन्न तरंगों को अलग करने का कारण बनता है, जिसमें बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक परावर्ती होता है और लाल प्रकाश सबसे कम परावर्तिक होता है। अतः श्वेत प्रकाश का लाल रंग प्रिज्म द्वारा न्यून विचलित होता है। इसका कारण यह है कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सभी रंगों की तुलना में लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है और यह प्रिज्म द्वारा सबसे कम परिवर्तित होती है। स्पेक्ट्रम के रंगों का कम से कम अपरिवर्तित क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। स्पेक्ट्रम में सबसे कम परिवर्तित रंग कौन कौन से हैं? मतलब लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पतन हुआ? काकतीय साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पल्लव साम्राज्य। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। देखिए 1565 में काताकोली की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य दक्कन की संयुक्त सेना से खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में फंस गया था। दक्कन सल्तनत में चार सहयोगी मुस्लिम सल्तनत शामिल थे: बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। कौन चार थे? बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा शामिल थे। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में तालीकोटा के पास हुई थी। विजयनगर के सम्राट आलिया राम शाह ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध में हार गए। इस नुकसान से दक्कन में सत्ता की गतिशीलता को बदलाव दिया, जिससे विजयनगर साम्राज्य काफ़ी
कमज़ोर हो गया। तालिकोटा की लड़ाई के परिणाम, जिसे राक्य सागी तंगदागी लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, विजयनगर साम्राज्य के अंत में शुरुआत को चिन्हित किया गया। हार के बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को लूट लिया गया, जिससे महत्वपूर्ण विनाश हो गया। इस विनाश के परिणाम स्वरूप साम्राज्य का पतन हो गया, जो इतिहास में महत्वपूर्ण क्षणों में से एक माना जाता है। विजयनगर का पतन हो गया 1565 ईस्वी में। विजयनगर का पतन हो गया 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक हैं? कौन से हैं? राधा श्रीधर और सुरेपा सेन और अनुपमा होसकेर और कौशल्य रेड्डी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कौशल्य रेड्डी। देखिए, कौशल्य रेड्डी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में विशेषज्ञता और इस समर्पण का दर्शन किया है। एक पेशेवर कलाकार और दक्षिण शिक्षिका के रूप में उन्होंने इस कला के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे विशेष रूप से नई दिल्ली कुचिपुड़ी नृत्य के नाटक तरंगिणी संस्था में उन्होंने भूमिका निभाया के माध्यम से कुचिपुड़ी के संरक्षण और संवर्धन के प्रति रेड्डी प्रतिबद्धता की शिक्षा और प्रदर्शनी में स्पष्ट दिखाई देता है कि इससे असंख्य छात्रों और दर्शकों को प्रेरणा मिलती है। इनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्वस्थ स्तर पर मान्यता मिली है तथा मॉरिशस सरकार से युवा रत्न पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंने पूरा विश्लेषण नहीं पढ़ा है, इसकी लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दिया, उसका देख लेना। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस राज्य के वायसराय शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, क्या हो रहा है, रुक जाओ एक सेकंड। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिटिन के मध्य, लॉर्ड लिटिन। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 ब्रिटिश भारत से प्रेस स्वतंत्रता के प्रतिबंधित करने और ब्रिटिश नीति की आलोचना, विशेष रूप से द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 की शुरुआत के बाद उससे उठे विरोध को हतोत्साहित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 पारित किया गया। यह अधिनियम उस समय भारत के वायसराय लिटिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 14 मार्च 1878 को वायसराय की परिषद से सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी गई। भारतीय प्रेस को बेहतर नियंत्रण करने और प्रस्तुत भाषा में प्रशासनों में देशद्रोही साहित्य को प्रभावी ढंग से दंडित करने और प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम WVPA पारित किया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी मन में गैर अंग्रेजी भाषी भारतीय प्रेस के प्रति नफरत और अलाव का कुछ भी नहीं था। इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रस्तुत भाषा में प्रकाशन के बेहतर नियंत्रण और के लिए एक अधिनियम था। इससे मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका के विरुद्ध लक्षित किया गया था। किसके विरुद्ध? अमृत बाजार पत्रिका के विरुद्ध लक्षित किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर वाह युक्त जिसे उत्पन्न होती है श्वेत प्रकाश की किरणपुंज, श्वेत सशक्त विहीन प्रकाश की किरणपुंज और सशक्त प्रकाश की किरणपुंज और बहुरंगी प्रकाश की किरणपुंज। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सशक्त प्रकाश की किरणपुंज। देखिए, विश्लेषण क्या है। लेजर विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश परावर्तन। लेजर एक असामान्य प्रकाश स्रोत है क्योंकि यह प्रकाश बल्ब या टॉर्च से काफ़ी भिन्न होता है। एक लेजर उपकरण विशेष तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश उत्सर्जन करने के लिए परमाणुओं या अणुओं का उपयोग करता है और विशेष विकिरण की
किरण उत्पन्न करने के लिए प्रकाश को प्रवर्धन किया जाता है। एक लेजर एक उपकरण और जिसका उपयोग अत्यधिक एकवर्णी सुगंधित प्रकाश की एक एकादशिका किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तरंग दैर्ध्य से उत्पन्न शिखा या गर्त के बीच की दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूर्ण स्वराज 1926, गांधी इरविन समझौता 1931, साइमन कमीशन 1928, चौरी चौरा 1922। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पूर्ण स्वराज 1926। देखिए, वह जोड़ी जो सुमेलित नहीं है वह पूर्ण स्वराज 1926 है। पूर्ण स्वराज 1926 में घटी कोई घटना नहीं थी। पूर्ण स्वराज 1929 में अपने लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव था। इसने भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या स्वतंत्रता प्राप्त करने का आह्वान किया। इस प्रकार इस प्रस्ताव के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शन किए गए। इस घटना वर्ष देखो, पूर्ण स्वराज 1929, पूर्ण स्वराज 1929, गांधी इरविन 1931 और साइमन कमीशन 1928 और चौरी चौरा 1922। पूर्ण स्वराज वाला आंसर गलत था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मुद्रा आधारित विनिमय की तुलना में वस्तु विनिमय और विनिमय में सबसे अधिक समस्यात्मक और प्राथमिक कठिनाई कौन सी है? वस्तु विनिमय में मूल्य को संरक्षित करने में कठिनाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन है। और वस्तु विनिमय के परिणाम स्वरूप लेन देन के लिए एक माल का गलत मूल्यांकन हो सकता है। वस्तु विनिमय पूर्ण रूप से विभाज्य हो सकता है। वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोजन हो सकता है। इसका विश्लेषण आप देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तोताराम शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तानपुरा, पंचवाद्यम और पखावाज और सारंगी। सही आंसर हो जाएगा इसका पखावाज। देखिए तोताराम शर्मा पखावाज से संबंधित है। पखावाज एक प्रकार का दो मुंह वाला बैरल आकार का ढोल है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। यह दो तरफ ढोल का सबसे पुराना प्रकार है और यह दक्षिणी भारत के मृदंगम, समुद्री दक्षिणी पूर्वी एशिया के केंडंग और दक्षिणी एशिया के अन्य दो तरफा ढोलों से संबंधित है। यह भारतीय शास्त्रीय की ध्रुपद शैली में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तालबद्ध है। इसे कभी कभी कई अन्य संगीत शैलियों और नृत्यों जैसे कथक, ओडिसी और मराठी के दर्शन के लिए लय संगत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये अत्यंत दुर्लभ है कि फिर भी किसी मिट्टी की प्रतिक्रिया प्रतिआकृति अभी भी उपलब्ध है। इसे शुरू में मिट्टी से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, हरियाणा नहीं करता, उत्तर प्रदेश नहीं करता और पंजाब नहीं करता। इसमें हरियाणा करता है और उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखिए आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? दिल्ली है जो दिल्ली
दिल्ली हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा? दिल्ली। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। इसकी सीमा भारत में उत्तर में जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और पश्चिम में पंजाब राज्य, दक्षिण में हरियाणा और पूर्व में उत्तराखंड और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ एक बहु ही संकीर्ण सीमा है। राज्य पूर्व में चीन में तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र के एक साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं निम्नलिखित भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं। देखिए नंबर 1 जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और इसकी सीमा दिल्ली के साथ साझा नहीं होती। किसके साथ साझा नहीं होती? दिल्ली के साथ साझा नहीं होती है। दिल्ली के साथ साझा नहीं सीमा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा? वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? 5, 3 और 9, 7। सही आंसर 5। कितने हैं? 5 हैं वास्तुकला की पंचायतन शैली में। पंचायतन मंदिर वास्तुकला की एक शैली है जो गुप्त साम्राज्य के समय भारत में सामने आई और इसकी शाब्दिक अर्थ 5 मंदिर हैं। इस शैली की मुख्य पहचान एक बड़े केंद्रीय मंदिर के चारों ओर कोनों पर स्थित 4 सहायक मंदिरों की उपस्थिति है। इसीलिए पंचायतन मंदिर परिसर में कुल 5 मंदिर 4 कोनों पर और उसके बीच में होते हैं। यह शैली हिंदू मंदिर के स्मृतक संप्रदाय के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, जो कई देवताओं की पूजा को एक ही ब्रह्म या अंतिम वास्तविक की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों के रूप में जानता है। केंद्रीय मंदिर में आमतौर पर प्रमुख देवता की स्थापना की जाती है, जबकि अन्य मंदिरों में इससे संबंधित देवी देवताओं के स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। देखिए प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। ये देखो इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इसके बारे में आप देख लेना कितने मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। देखिए अपसादी चट्टाने चूना पत्थर से, किससे? चूना पत्थर से। अपसादी चट्टाने चूना पत्थर, ऐसे मिला लीजिए इसका। अपसादी चट्टाने चूना पत्थर, अग्नेय चट्टाने ग्रेनाइट और रूपांतरित नीच से बनी होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। फर्स्ट का बी और सेकंड का ए और थर्ड का सी। नेक्स्ट इसका विश्लेषण देखिए। सिली भवन यहाँ उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा ढीले और संकीर्ण तलछट कण कठोर और ठोस चट्टानों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे समेकन, गहरा दफनाना और सेमींटीकरण और पुनर्क्रिस्टलीकरण और निर्जलीकरण। अग्नेय सेल चूँकि अग्नेय चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनी होती हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानों कहा जाता है। अग्नेय चट्टानें इनिस लैटिन में इसका अर्थ है आग अब तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा और ठोस हो जाता है। जब मैग्मा ऊपर की ओर और गति करते हुए ठंडा होकर ऊपर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अग्नेय चट्टानें कहा जाता है। शीतल और जमने की प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी में या पृथ्वी की सतह पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण उदाई है जो
निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण अदायगी है? बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, सेवा निवृत्त पेंशन अदायगी है। बेरोजगारी भत्ता भी अदायगी है, छात्रवृत्ति भी अदायगी है और सेवानिवृत्त पेंशन भी अदायगी है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो ए बी सी यानी सभी। देखिए, अंतरण अदायगी सरकार द्वारा किया गया ऐसा भुगतान है जिसके बदले में कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं की जाती है, अंतरण अदायगी कहलाती है। बेरोजगारी भत्ते, यह अंतरण अदायगी है क्योंकि यह आमतौर पर सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इस भुगतान के लिए किसी भी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान नहीं किया जाता है। छात्रवृत्ति, यद्यपि छात्रवृत्ति वृत्तियाँ व्यक्तियों को दी जाने वाली भुगतान है, लेकिन ये अक्सर सीधे सरकार द्वारा नहीं बल्कि संगठनों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा दी जाती हैं। और एक और वजह था सेवानिवृत्त पेंशन। सेवानिवृत्त पेंशन भी एक सरकार के से सीधे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? गुवाहाटी, अगरतला, शिलोंग और दिसपुर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? असम, गुवाहाटी, असम। देखिए, उस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG की मेजबानी पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा की गई थी। खेलों की शुरुआत गुवाहाटी के सर्वसजाई स्टेडियम में कबड्डी मैच के साथ शुरू हुए। बास्केटबॉल, मलखंब, महिला फुटबॉल और योगासन जैसे कई अन्य खेल कार्यक्रम भी गुवाहाटी और अगरतला में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। औपचारिक उद्घाटन समारोह सोमवार को निर्धारित था। समारोह में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी शामिल थे। गुवाहाटी और अगरतला के कुछ 5 अन्य पूर्वोत्तर शहरों ने खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 29 फरवरी को संपन्न हुए। इस आयोजन में 200 विश्वविद्यालय के लगभग 4500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मतलब KIUG केंद्र की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर से खेलों को बढ़ावा देना और देश भर में युवा प्रतियोगिताओं की पहचान करना इसका उद्देश्य था। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम का। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर और वोल्यूमीटर और हाइड्रोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाइग्रोमीटर। देखिए, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा या गैस में जल वाष्प का आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। क्या है हाइग्रोमीटर? क्या है? हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा में जल वाष्प की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हाइग्रोमीटर हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और डिजिटल, जो आर्द्रता को मापने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। साइकोमीटर हाइग्रोमीटर का एक उदाहरण है। यह एक साइकोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए 2 थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। एक शुष्क बल्ब तापमान को मापता है और दूसरी गीले बल्ब तापमान को मापता है। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता हवा में जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता हवा में नमी की मात्रा का माप करता है। दूसरी ओर एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति और उसकी दिशा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? लोकसभा का निश्चित कार्यकाल 10 वर्ष है और इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय भंग किया जा सकता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। एक कहाँ चला गया? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। देखिए विश्लेषण। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव
द्वारा चुने लोगों के प्रतिनिधित्व से बनी है। लोकसभा विघटित के संसद सदस्य का कोई कार्यकाल इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष तक है। आपातकाल की स्थिति के दौरान हालांकि इस अवधि को भारत की संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय में 1 साल से 1 वर्ष से अधिक नहीं अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है? कितनी बार? 4 बार, 5 बार, कभी नहीं, 1 बार। देखो 1 बार भी नहीं की गई है। कोई भी 1991 वाले सोच करके कोई भी आर्थिक आपदा का वो नहीं लगाएगा, क्योंकि 1991 में नहीं हुई थी। देखिए इसका आंसर यह है कि 1 भी बार नहीं हुई थी। देखो क्या अनुच्छेद 1991 वाला भी देख लीजिए, पहले पॉइंट यही देख लीजिए क्या है। अब तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं घोषित किया गया था। भले ही 1991 में वित्तीय संकट था, लेकिन आपातकाल 1991 में नहीं लगाया गया था। हमें संकट था बट आपातकाल नहीं लगाया गया था। देखिए अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात घोषणा करने के लिए अधिकार देता है। वित्तीय आपात की घोषणा तब कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की और प्रदेश के किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता को खतरा है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह शामिल था कि राष्ट्रपति किसी भी संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। उद्घोषण को उसके जारी होने के तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अतः किया जाना चाहिए। यदि वह उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोकसभा भंग हो जाती है तो उद्घोषण की मंजूरी दे दिया जाता है। यह भंग हो जाती है तो पुनर्गठन के बाद लोकसभा की पहली बैठक 30 दिनों तक यह जीवित रहता है। यदि राज्यसभा के पहले ही इसे मंजूरी दे दी जाती है तो उद्घोषण को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकास के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी नदी कांगो का अमेजोन और अम्यूर नील। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमेजोन सबसे बड़ी नदी है। अमेजोन ये कॉमर्स वाला नहीं, अमेजोन नदी है, अमेजोन फॉरेस्ट भी है। देखिए अमेजोन नदी को निर्वाह मात्र और जल की निकासी द्रोणी क्षेत्र दोनों के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी नदी होने का गौरव प्राप्त है, जो नील यांत्रिसी और मिसिसिपी नदी के संयुक्त प्रवाह और द्रोणी क्षेत्र से भी आगे है। इसके अतिरिक्त प्रवाह की मात्रा और द्रोणी क्षेत्र के हिसाब से यह ग्रह की सबसे बड़ी जल निकासी तंत्र है। वर्ष भर अमेजोन नदी की चौड़ाई बढ़ती रहती है। शुष्क मौसम जून से नवंबर के दौरान इसकी चौड़ाई 2 से 6 मील तक हो जाती है। मील क्यों बताया गया? क्योंकि ये अपने यहाँ नदी नहीं है। भारत में होती तो किलोमीटर में नापते, लेकिन ये विदेश में है तो इसी वजह से मील बताया गया। तथा वर्षा ऋतु दिसंबर से अप्रैल के दौरान इसकी चौड़ाई 30 मील तक हो जाती है। अमेजोन द्रोणी नदी विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान पर्याप्त वर्षा होती है, जो नदी के जल प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। हमने क्वेश्चन सभी कर लिए हैं और क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। हमने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आज क्लास नंबर 19 थी। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही सीरीज़ हमारी चलती रहेगी जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्लास आएगी अब मंडे को। तब तक के लिए आप संडे का इंतज़ार करिए। मंडे को क्लास दोबारा आएगी इसी टाइम, डेली इसी टाइम क्लास आती है। ठीक है।